सीबीएसई की 12वीं की हिंदी कक्षा के आज के व्याख्यान में आप सबका मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले से घोषित था कि आज का व्याख्यान व्याकरण से संबंधित या सृजनात्मक लेखन से संबंधित दो बिंदुओं पर केंद्रित होगा। पहला, फीचर लेखन, जो कि 5 अंकों का आपके प्रश्न पत्र में आता है, और दूसरा, कार्यालयी पत्र लेखन, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औपचारिक पत्र आपको लिखने के लिए आते हैं और दोनों ही 5-5 अंक के आते हैं। इस प्रकार से आज के कार्यक्रम में हम 10 अंकों के लिए अपनी तैयारी करेंगे। तो मैं प्रारंभ करना चाहूँगा पहले बिंदु से, फीचर लेखन। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम ये कोशिश करेंगे ये समझने की कि फीचर किसे कहते हैं। तो फीचर लेखन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि फीचर और रिपोर्ट में क्या अंतर है। इससे पहले आप लोग रिपोर्ट लेखन पढ़ चुके हैं और रिपोर्ट लेखन के बारे में आप सबने सीखा है कि रिपोर्ट मुख्यतः एक निश्चित फॉर्मेट पर होती है। उसका एक फॉर्मेट होता है, और जो फॉर्मेट जिसे हम उल्टा पिरामिड फॉर्मेट के नाम से भी जानते हैं, कि उल्टा पिरामिड फॉर्मेट में हम एक निश्चित गाइडलाइन के अंतर्गत ही रिपोर्ट लिखनी होती है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम रिपोर्ट लेखन के कुछ मोटे-मोटे बिंदुओं पर बात करेंगे, और वो बात यह है रिपोर्ट लेखन में कि उल्टा पिरामिड शैली में हम सबसे पहले मुख्य बात को सबसे ज्यादा समय देते हैं, आमुख को ज्यादा समय देते हैं। इसके बाद जो कम महत्वपूर्ण होता है उसको कम समय देते हैं, और जो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है उसको सबसे कम महत्वपूर्ण देते हैं। दूसरा, रिपोर्ट लेखन में हमें अपनी खुद की सृजनात्मकता का उपयोग करने की बहुत छूट नहीं होती है, क्योंकि हम उसमें अपना व्यू, अपना दृष्टिकोण नहीं डालते हैं। उसका उद्देश्य केवल सूचना देना होता है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए फीचर की जरूरत होती है, जिसमें लेखक या पत्रकार उसका विश्लेषण करता है और अपना एक व्यू देता है और सृजनात्मक होता है। इसलिए हम ध्यान देंगे कि फीचर लेखन में हमें एक पूरी छूट होती है कि किसी प्रकार का फॉर्मेट नहीं होता है। इसमें हम अपनी रचनात्मकता को दिखाते हैं, और इसलिए इसका कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है। फिर भी कुछ मूलभूत बातें हैं जो इसको लिखते समय हमें ध्यान देनी होती है, जिसमें सबसे पहला है कि इसकी भाषा सरल तो हो, आम आदमी को समझ में आने वाली तो हो, लेकिन सपाट बयानी ना हो। ये सपाट बयानी क्या होती है? सपाट बयानी मतलब जिसमें केवल खाली सूचनाएं ही दी जाती हैं, जानकारी ही दी जाती है, उसका कलात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं होता, इसे हम सपाट बयानी कहते हैं। लेकिन फीचर में सपाट बयानी नहीं होती है, बल्कि आकर्षक चीजों का प्रयोग होता है, और उनको समझाने के लिए तमाम तरह की चीजों का प्रयोग कर सकते हैं हम, जैसे कि डायग्राम, चार्ट इत्यादि। दूसरा, हम उसमें थोड़ी-सी काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार फीचरों का जो शीर्षक होता है वो सबसे आकर्षक बनाना पड़ता है, इसलिए कई बार उसमें कविता की पंक्तियाँ रख दी जाती हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसा भी अच्छा लगे, जो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जा सके। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, क्योंकि फीचर में सृजनात्मकता होती है, विचार विस्तार से बताए जाते हैं, इसलिए कई बार वह शब्द सीमा को पार कर जाता है, जिसका हमें ध्यान रखना होता है कि फीचर में सृजनात्मकता के चक्कर में हम अपनी शब्द सीमा को ना तोड़ें। यह व्यवहारिक जीवन में, जब आप कोई पत्रकार सच में जिंदगी में नौकरी कर रहा होता है किसी समाचार पत्र में, तो भी ध्यान रखता है, क्योंकि उसको एक निश्चित जगह मिलती है समाचार पत्र में कि इतने ही शब्दों का प्रयोग करना है। और अगर हम आपके लिए विद्यार्थियों के संदर्भ में बात करें, तो आपके लिए वह शब्द सीमा है आपका 3 घंटे का प्रश्न पत्र। 3 घंटे के प्रश्न पत्र में 5 नंबर आपको इसके लिए मिले हैं, इसलिए उसी हिसाब से आप अपने फीचर को कंपोज करेंगे, फीचर को तैयार करेंगे। सृजनात्मक हो, कलात्मक हो, सुंदर हो, सपाट बयानी ना हो, लेकिन
समय सीमा और शब्द सीमा का अतिक्रमण ना करे, उससे ज्यादा ना हो, अन्यथा आपको नुकसान होगा। मूल रूप से फीचर की ये लिखने की ये मुख्य बातें हैं। अब हम बात करेंगे कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या गुण होते हैं। गुण की चर्चा तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुई, थोड़ा और गुण की चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं फीचर के प्रकार। इसका जिक्र इसलिए भी करना है कि जो 1 अंक का एक प्रश्न आता है, उसमें भी फीचर के प्रकार बताए जाते पूछे जा सकते हैं। तो ये 1 अंक का भी प्रश्न बनता है और अगर फीचर लिखने को आता है तो 5 अंक का प्रश्न भी बनता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न कि फीचर क्या होता है? तो उसका उत्तर हुआ, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। अब ये एक पंक्ति में इससे पहले जो मैंने 5 मिनट बोला वह उसका सार है, उसकी परिभाषा है। फीचर क्या होता है पिछले 5 मिनट से मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन अगर उसकी परिभाषा लिखने की आती है तो यही 2 पंक्तियां आपको लिखनी है कि फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, कॉमा शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। अब फीचर कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से समाचार के पृष्ठभूमि से संबंधित फीचर, जैसे कोई घटना भी घट रही है और उस घटना की सूचना तो रिपोर्ट में, समाचार रिपोर्ट में दी जा रही है, लेकिन वो सपाट बयानी के रूप में दी जा रही है, केवल सूचनाएं दी जा रही हैं। उसके बाद उसका जिसमें विश्लेषण इत्यादि होता है, उसे हम समाचार बैकग्राउंड फीचर कहते हैं, जिसमें उस घटना, उस समाचार से जुड़ी पृष्ठभूमि, उसके इतिहास, उसके प्रभाव, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चीजों का वर्णन होता है। ये हो गया। दूसरा खोजपरक फीचर, जिसमें किसी ऐसे समाचार का जिक्र होता है, उसकी पूरा विश्लेषण होता है, जिसको कोई जनता से छिपाना चाहता है। तो इसे हम खोजपरक फीचर भी कहते हैं, जिसमें खासतौर से भ्रष्टाचार से संबंधित चीजें, युद्ध में हो रही चीजें इत्यादि से संबंधित फीचर ज्यादा प्रसिद्ध हैं खोजपरक फीचर में। एक होता है साक्षात्कार, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से साक्षात्कार लेना, लेकिन जब उस साक्षात्कार के साथ-साथ उस व्यक्ति की उपलब्धियों इत्यादि के बारे में भी कुछ डायग्राम, कुछ सूचनाएं बताई जाती हैं, कुछ कलात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो उसे हम साक्षात्कार फीचर कहते हैं। साक्षात्कार को हिंदी में इंटरव्यू भी कहते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। जीवन शैली फीचर, लाइफस्टाइल वाले फीचर, ये भी आजकल बहुत प्रचलित हैं। कुछ पत्रिकाएं केवल लाइफस्टाइल पर आधारित होती हैं, उनमें सारे छपने वाले फीचर लाइफस्टाइल वाले फीचर होते हैं, जीवन शैली वाले फीचर होते हैं। और समाचार पत्रों में भी हफ्ते में 1 दिन लाइफस्टाइल से संबंधित, जीवन शैली से संबंधित समाचार और उसके फीचर प्रकाशित होते हैं, तो उसमें हम जीवन शैली वाले फीचर उन्हें कहते हैं। इसी तरह रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष प्रकार के फीचर भी हम इनको अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं। अब पुनः एक बार हम फीचर की विशेषताएं में पुनः आते हैं कि फीचर में रोचकता लाने के लिए कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। ये कथात्मक शैली क्या होती है? जिस तरह आपको कोई सूचना यूं ही सपाट रूप में दी जाए, केवल सूचनाओं के रूप में दी जाए, तो वह अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसी बात को, उन सारी सूचनाओं को एक कथा में, एक कहानी में प्रस्तुत करके कोई सुनाए, तो वह अच्छी लगेंगी, अच्छे से याद हो जाती हैं। इस तरह की शैली को कथा शैली कहते हैं और फीचर में दरअसल समाचार को कथा शैली में ही रखा जाता है। यह समाचार रिपोर्ट से थोड़ा बड़ा होता है और एक अच्छे फीचर के साथ कुछ फोटो, कुछ डायग्राम्स, पाई चार्ट्स इत्यादि होते हैं, पर यह अनिवार्य होना जरूर नहीं है। कई बार इसके बिना भी होते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा तभी माना फीचर अच्छा होता है जब इसमें डायग्राम इत्यादि हो। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एक ऐसा विषय मिलता है परीक्षा में, जिसमें आप कोई डायग्राम, कोई ग्राफिक्स बना सकते हैं, तो आप जरूर बनाएं, अन्यथा यह परीक्षा में कम से कम अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपके पास समय की सीमा होती है। और अंतिम बात, जिसे मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं, निश्चित रूप से ये दोहराने लायक बात है
कि तमाम सृजनात्मकता के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि फीचर इतना लंबा ना हो जाए कि आपको अन्य विषयों के लिए समय ना मिले। अब हम एक फीचर का उदाहरण देखेंगे और उस उदाहरण से हम समझेंगे कि एक अच्छा फीचर लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक अच्छा फीचर लिखने के लिए हमें सबसे पहले अपना अध्ययन क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक प्रकार का अपठित और सृजनात्मक लेखन का आपका पाठ्यक्रम है, जिसका कोई सिलेबस निश्चित नहीं होता। किसी भी चीज से उठा करके फीचर लिखने को दिया जा सकता है। तो एक प्रश्न है कि क्या इसे याद किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। निबंध की तरह, रिपोर्ट लेखन की तरह फीचर भी याद नहीं किया जा सकता है। यह रचनात्मक है, इसके लिखने के तरीके की प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन इसे पहले से याद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परीक्षक के पास पूरी दुनिया से अथाह सागर है दुनिया में विषयों का, किसी भी विषय से वह फीचर दे सकता है। इसलिए जो आपका सामान्य ज्ञान है, वह अगर अच्छा है, तो आप अच्छे फीचर लिख सकेंगे, क्योंकि फीचर में तथ्यात्मक चीज़ों को कलात्मक ढंग से रखा जाता है, तो तथ्य कहाँ से लाएँगे? तथ्य मीन्स अंग्रेजी में फैक्ट्स। फैक्ट्स कहाँ से लाएँगे? वो तो प्रश्न पत्र में नहीं दिया रहेगा। तो निश्चित रूप से आपके पास सामान्य ज्ञान होना चाहिए और आप तुरंत उन जो फैक्ट्स आपके दिमाग में उसी समय गूंजे, उसके आधार पर आप एक कलात्मक चित्रण करें और उसको बताएं। चित्रण का अर्थ ये नहीं कि पेंसिल से लेकर चित्र करना है। चित्रण का अर्थ शब्द चित्र बनाना है। शब्दों के माध्यम से आपको उन जानकारियों को रखना है, वही फीचर है। अब वापस हम एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझेंगे। मान लीजिए आपको एक जनजातीय के बारे में, आप घूमने गए कहीं पर, एक जनजाति से आपकी मुलाकात हुई और उसके बारे में आपने थोड़ा-सा अध्ययन किया और उस पर आपको फीचर लिखना है। आप एक पत्रकार हैं, आपने कई दिनों तक उस जनजाति समाज का अध्ययन किया और फिर आपको उसका एक फीचर लिखना है, तो कैसे उन सूचनाओं को रखेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट अगर इसकी होगी तो बहुत सपाट भाषा में छोटी-सी रिपोर्ट होगी कि मान लीजिए जो आपके पुस्तक में एक उदाहरण दिया है फीचर का, मैं उस फीचर को रिपोर्ट के माध्यम से और रिपोर्ट के माध्यम से भी और फीचर के माध्यम से, दोनों के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। मान लीजिए उस जनजाति का नाम है और ये एक सच्ची घटना है, एक सच्चा फीचर है जो कि छपा था एक समाचार पत्र में। भारत के एक बहुत प्रमुख ग्रामीण लेखक हैं, ग्रामीण समाचारों के लेखक हैं पी साईनाथ। उन्होंने ये एक बहुत खूबसूरत फीचर लिखा था और ये आपकी पाठ्यपुस्तक में भी उदाहरण के रूप में दिया है, इसलिए मैंने उसी को उठाया है कि बिरहोरों का विलुप्त होता संसार। अब अगर ये बिरहोरों के बारे में कोई रिपोर्ट लिखेंगे, तो बहुत संक्षिप्त में लिखेंगे कि बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बिहोर नाम का एक जनजाति रहती है और धीरे-धीरे उसकी सांस्कृतिक पहचान लुप्त होती जा रही है और इसके लिए सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है। इस प्रकार का एक सरल सपाट सा रिपोर्ट बनेगी, जिसका एक निश्चित फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? वही उल्टा पिरामिड वाला, पंचककार वाला, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। लेकिन यह रिपोर्ट नहीं है, यह फीचर है। तो आप इस फीचर में इस पूरे जो अभी मैंने आपको पंचककार की बात कही, उसका पालन करना आवश्यक नहीं है। यह सृजनात्मक है और जो चीज़ सृजनात्मक होती है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। फिर भी कुछ प्रमुख बातें जो अभी मैंने सिद्धांत रूप में बताई, अब हम इस उदाहरण में देखते हैं कि लेखक जानकारी से शुरू नहीं करता है। शुरू किस बात से करता है? कथा बनाता है। कि अखू नाम की कोई महिला है, अखू बिहरोर, बिहरोर उसकी जाति है, उस जनजाति का नाम है। अखू बिरहोर की विधवा पत्तियों और घास-फूस से बनी अपनी कुंभा या झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी है। बिरहोर बस्ती पलामू जिले के बालूमठ ब्लॉक में स्थित जबहर गांव के बिल्कुल बाहर है।
जबहर लोग जिनमें से कुछ ने जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के शानदार बंगलों को देखा है। इस प्रकार से कि ये पूरा लंबा हो जाएगा, पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी पाठ्यपुस्तक में इस उदाहरण को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से कथा से शुरू करता है। लेखक अपनी यात्रा के वर्णन से शुरू करता है। इस फीचर को हम यात्रा परक फीचर भी कह सकते हैं कि लेखक बिहार के पलामू में जाता है और वहां पर एक जनजाति समाज का अध्ययन करता है और उस यात्रा को एक कथा के रूप में रखता है, लेकिन उसका उद्देश्य अपनी यात्रा को नहीं बताना नहीं है, बल्कि उद्देश्य क्या है, उस जनजाति के बारे में, बिरहोर जनजाति के बारे में लोगों को रोचक ढंग से जानकारी देना है। अब हम आते हैं जानकारी में। अभी जो मैंने अभी तक जो इस उदाहरण का मैंने हिस्सा पढ़ा, वह जानकारी वाला नहीं था, वह कथात्मक था, कथा वाला था। तो लेखक ने कथा से शुरू किया, लेकिन यह कथा नहीं है। लेखक अंततः पत्रकार है, कथाकार नहीं है, कहानी लेखक नहीं है। यह अंततः जानकारी का होता है। फीचर और कहानी में यही अंतर होता है। मैं एक बार इस बात को फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा कि दरअसल दरअसल फीचर अपनी प्रवृत्ति में रिपोर्ट यानी समाचार और कथा के बीच का मामला होता है। यानी उसमें कथा के कुछ तत्व तो होते हैं, लेकिन वह क्योंकि रिपोर्टिंग का एक हिस्सा है, पत्रकारिता का एक हिस्सा है, इसलिए मूलतः वह जानकारी देने वाला कार्यक्रम है। तो थोड़ी सी कथात्मकता लाते हुए लेखक अपनी जानकारियों को देने में आ जाता है। क्या है जानकारी? पहली जानकारी कि वे लोग बिहार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में, बल्कि वन के इलाकों में रहते हैं। ये है जनजाति मानव जाति के किस वर्ग से संबंधित रखती है, उसकी जानकारी ये लिख दी हुई है। आप जरा ध्यान से पढ़ें। सेकंड पैराग्राफ में बिरहोर भी उसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह के हैं जिनमें हो, संथाल या मुंडा जनजाति के लोग आते हैं। वे जंगल, जिन्हें उनकी भाषा में बिर कहते हैं, के लोग हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर 3-4 जानकारियां मिल गई। क्या? पहला कि भाषाओं का भी कोई समूह, कोई वर्गीकरण होता है, जिसमें से एक समूह है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह, जिसकी भाषाएं हमारे भारत में बहुत पाई जाती हैं और खासतौर से संथाल, मुंडा और हो जनजातियों की जो भाषाएं हैं, वे मूलतः ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह की ही परिवार की ही सदस्य हैं। तो इस तरह से पाठक को बहुत सारी जानकारी कथा रूप में मिलती जाती है कि हाँ, इस तरह के भाषाई समाज भी हैं। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि इस तरह की जानकारी कौन दे सकता है? इस तरह की जानकारी वही व्यक्ति दे सकता है, वही पत्रकार दे सकता है जिसका इस विषय में अध्ययन हो। तो अंततः पत्रकारिता हो या अध्यापन हो या कोई और प्रोफेशन हो, कोई और व्यवसाय हो, ज्ञान और जानकारी तो मूल बात है उसकी। यह बात यहाँ और स्पष्ट समझ में आती है कि यह ज्ञान का ही क्षेत्र है पत्रकारिता, और फीचर लिखना तो निश्चित रूप से कला और ज्ञान दोनों का मिक्सचर है। आगे बढ़ते हैं कि क्या-क्या जानकारी उसने अपनी लेखक ने अपनी कथा में पिरोई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि छोटा नागपुर, ये पुराने बिहार और अब के झारखंड के का एक जनपद है, आज भी है, और वहाँ की जनजातियों से के जो परिवार हैं, जनजाति परिवार हैं, जो जनजाति समूह हैं, उनमें से उन्हीं से संबंधित है यह बिहोर, हो, संथाल, मुंडा, खुरिया आदि। इन्होंने बताया कि छोटा नागपुर क्षेत्र के जो प्रमुख छोटे-छोटे जिले हैं, पलामू, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, सिंहभूम, इन ग्रामीण इलाकों में और वन के इलाकों में हमें बिहोरों की बस्तियां मिलती हैं और ये घूमते भी रहते हैं। ये एक स्थान पे बहुत दिनों तक रहते नहीं। 1900 अब दूसरी जानकारी, क्या यह जाति फल-फूल रही है? बिल्कुल नहीं। धीरे-धीरे यह सामाजिक समूह, यह जनजाति समाप्त हो रहा है। इसका पता हमें चलता है जब हम 1971 की जनगणना, 1981 की जनगणना और एक 1987 की जनगणना के आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, तो हमें पता चलता है कि धीरे-धीरे इनकी संख्या कम हो रही है। तो ये सारी बातें हम अपने फीचर में जब लिखते हैं, तो वह फीचर एक जानकारी परक फीचर बनता है और अच्छा फीचर बन जाता है। तो जो सैद्धांतिक रूप से मैंने इस अपने व्याख्यान के
प्रारंभ में सैद्धांतिक रूप से जिन चीज़ों को हमने बताया था, वो ही अब हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण में हमें सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं कि हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि जिन सिद्धांतों को फीचर लेखन के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, वो इस उदाहरण में आ रहे हैं और यह एक प्रकार का यात्रापरक फीचर है, सैद्धांतिक फीचर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके ही यात्रापरक या सैद्धांतिक फीचर का ही प्रकार सुनाई या दिखाई दे। आप अगर समाचार पत्र पढ़ते हैं या टीवी में विस्तृत रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो आपको अनेक प्रकार के फीचर दिखाई पड़ते हैं, जिनका वर्गीकरण हमने अभी किया। तो चलिए दूसरे वर्गीकरण पे चलते हैं। दूसरा वर्गीकरण है हमारा व्यक्तिपरक फीचर। अब ये व्यक्तिपरक फीचर क्या होता है और उसको लिखने की कला क्या है? व्यक्तिपरक फीचर का अर्थ हुआ कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बताना। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में अगर कोई सामान्य तरीके से समाचार बताया जाए तो ये होगा कि उसका जन्म कब हुआ था, उसने अपने क्षेत्र में क्या विशेषताएं या उपलब्धियां हासिल करी इत्यादि। लेकिन जब हम इस बात को रचनात्मक और सृजनात्मक ढंग से बताना चाहेंगे तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? उनकी उपलब्धियों का समाज में क्या प्रभाव पड़ा, व्यक्ति के रूप में जिनसे वो मिले, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों, चाहे उनके कार्य क्षेत्र के लोग हैं, उनका उनके क्या विचार हैं, उनसे मिलने वाले लोगों के उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार हैं, इसकी जानकारी हम एकत्र करेंगे और इन सब को मिला-जुला के जब हम रखेंगे, तो वो व्यक्तिपरक फीचर बनता है। जैसे अभी अक्सर समाचार पत्रों में भी और टीवी में भी अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों की जानकारियाँ, उनके जीवन परिचय को बहुत रोचक ढंग से बताया गया, वो निश्चित रूप से एक फीचर का उदाहरण है। एक और फीचर का मैं ज़िक्र करके अपनी फीचर वाले हिस्से को समाप्त करूँगा और आप सबसे निवेदन है कि उचित विद्यार्थियों से सभी से निवेदन है कि उचित माध्यम से जो भी आपके पास माध्यम हो, उसके माध्यम से अपनी शंकाएँ अवश्य, अपने प्रश्न अवश्य रखें, ताकि इस चर्चा को और हम रचनात्मक ढंग से आगे बढ़ा सकें और आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। अब अगली बात करते हैं, तीसरे प्रकार के फीचर की। तीसरा प्रकार का फीचर हो सकता है समाचार की पृष्ठभूमि का फीचर, समाचार बैकग्राउंड फीचर। ये सबसे ज़्यादा आता है परीक्षा में। इसको हम अंग्रेजी में अगर कहें कि करंट अफेयर रिलेटेड फीचर, यानी जो सब घटनाएँ अभी चल रही हैं, जो घटनाक्रम अभी चल रहा है आजकल जिसकी सुर्खियाँ बन रही हैं, हेडलाइन्स बन रही हैं, उनसे रिलेटेड आप फीचर लिखें। तो ज़रा याद करिए कि आजकल समाचार पत्र में क्या हेडलाइन्स हैं? एक तो कोविड-19, कोरोना वायरस से संबंधित। दूसरा, थोड़ा-सा अपने दृष्टिकोण को विस्तार देते हैं। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाएँ घटनाएँ आजकल सुर्खियाँ पा रही हैं। तो हो सकता है आगामी परीक्षा में परीक्षक इन सब विषयों से संबंधित कोई टॉपिक चुन के आपको फीचर लिखने को दे दें। तो आप कैसे करेंगे? निश्चित रूप से आपको उस घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन घटनाओं की इतिहास या बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस महामारी से संबंधित कोई टॉपिक आपके प्रश्न पत्र में आता है, तो आप क्या करेंगे? आपकी जानकारी स्पष्ट है, आजकल है सभी को कि यह कब जन्म लिया, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, यह किस प्रकार से संक्रमित करता है और इसके लिए विभिन्न सरकारों ने, केवल भारत सरकार ने नहीं, अलग-अलग सरकारों ने किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई हैं, यह एक फीचर बन सकता है। हो सकता है कि कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभावों पर एक फीचर लिखिए, ऐसा प्रश्न आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, कुछ आंकड़े पता होना चाहिए, कुछ ग्राफ आप बना सकते हैं कि कोरोना महामारी शुरू होने से पहले अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा था, उसके क्या स्टैटिस्टिक्स थे, स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़े थे, कितनी संख्या में व्यापार हो रहा था, कितना आयात-निर्यात हो रहा था और कितनी आमदनी हो रही थी लोगों को, रोजगार का प्रतिशत कितना था और कोरोना महामारी होने के बाद यह प्रतिशत कितना हो गया, इन चीज़ों को अगर आप ग्राफ के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से बताते हैं, तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा फीचर बन जाता है। एक और उदाहरण लेंगे
समाचार बैकग्राउंड से, समाचार की पृष्ठभूमि से रिलेटेड फीचर की। मान लीजिए एक प्रश्न आता है जो आजकल बहुत करंट अफेयर में चल भी रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद होने वाली समस्याओं पर एक फीचर लिखिए। अब इससे संबंधित फीचर के लिए आपको बहुत अपडेट होना पड़ेगा और ये समाचार बैकग्राउंड से संबंधित फीचर है, तो आपको किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो फीचर है वह एक समाचार ना बन जाए, सपाट बयानी ना बन जाए कि लॉकडाउन खुल रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, ये तो समाचार हो गया। जब आप इसको कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि बहुत दिनों बाद फला व्यक्ति की कहानी लिख सकते हैं कि आज श्री रूपचंद जी ने सेंट्रल मार्केट में अपनी दुकान खोली। उनके चेहरे पे थोड़ी-सी खुशी और बहुत सी उदासी थी। खुशी इस बात की कि अब वो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। उदासी इस बात की कि इतने दिनों तक दुकान बंद रहने से उसमें रखा हुआ सामान या फर्नीचर बहुत बुरी तरह खराब हुआ है, जिसे उन्हें ठीक करना पड़ेगा, तभी वो अपने ग्राहकों को अच्छा सामान और सेवाएँ दे सकेंगे। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आप इसे कथापरक शैली में लिख सकते हैं कि मैं जब पहुंचा तो दो एक ग्राहक वहां पर था। उसने फला फला चीज जो भी उसकी दुकान है मांगी, परंतु श्री रूपचंद जी ने उनसे क्षमा मांगा और कहा कि अभी नया माल नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं आपको यह उत्पाद यह सामान नहीं दे पा रहा हूँ। कृपया कल या परसों अवश्य पधारें, हम आपको यह सामान अवश्य उपलब्ध कराएंगे। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे में थोड़ी-सी उदासी थी। ये कथा भी हो गई और जानकारी भी हो गई कि लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापारियों को और ग्राहकों को किस तरह की समस्या आ रही है और उससे संबंधित आपने फीचर लिख दिया। ये तो कथा वाला हिस्सा हो गया। अब आप बाकी चीज़ों को ग्राफिक्स के माध्यम से बता सकते हैं या पाई चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि एक शहर में या पूरे देश में कितने प्रतिशत किस क्षेत्र में व्यापार संभव हो पा रहा है पिछले 1 हफ्ते में लॉकडाउन खुलने के बाद, कि सेवा सर्विस सेक्टर में इतने परसेंट का व्यापार हुआ, प्रोडक्ट्स के में इतने परसेंट का व्यापार हुआ, फैशन या कपड़े का इतना परसेंट का व्यापार हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इतने परसेंट का व्यापार ही हो पा रहा है। ऐसा करके आप एक पाई चार्ट बनवा बना सकते हैं और ये जानकारी भी हो जाएगी क्योंकि ये रोचक शैली में लिखा गया है, इसलिए यह फीचर अच्छा फीचर कहलाएगा। हेलो आगे बढ़ते सर। हैं। यस सर। सर सर आपने स्क्रीन शेयर ठीक से बंद नहीं किया है और स्क्रीन पे अच्छा, कुछ अभी आ भी नहीं रहा है। स्टॉप कीजिए सर। हाँ, स्टॉप हो गया सर। हाँ अभी आया, ठीक है। अभी आया। अभी वीडियो आ रहा है मेरा। हाँ। जी। तो इस तरीके से अ, हम ये देखते हैं कि अनेक प्रकार के फीचर अनेक शैलियों में लिखे जा सकते हैं। जैसा कि इसकी परिभाषा में स्पष्ट था, यह आत्मनिष्ठ प्रकार का होता है। ये आत्मनिष्ठ का मतलब ही यही होता है कि आपकी अपनी शैली है, आपका अपना तरीका है जानकारियों को रोचक ढंग से कहने का। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हुए हम इस फीचर वाले विषय को समाप्त करेंगे, समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला विषय है हमारा कि फीचर लिखने में किन विशेष सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। पहला, यह रोचक हो, सपाट बयानी ना हो। दूसरा, इसमें सृजनात्मकता तो हो, सृजनात्मकता में कथात्मकता भी आ सकता है, लेकिन जानकारी को दरकिनार ना किया जाए, जानकारियों की अवहेलना ना की जाए, क्योंकि यह एक समाचार का प्रकार है, इसलिए इसको मूलतः जानकारी परक ही होना है, कथा परक नहीं होना है। कथा का केवल एक आधार और शैली का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कि बावजूद इसके कि फीचर विश्लेषणात्मक होता है, सृजनात्मक होता है, इसमें आप अपने विचारों और शैली को व्यक्त करते हैं, फिर भी अंततः शब्द सीमा और समय सीमा इसमें भी पालन करनी होती है। यह अनायास और अनावश्यक विस्तार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इससे फीचर खराब हो जाता है और इसी से जुड़ी अंतिम जानकारी है
कि दोहराव से बचना चाहिए। फीचर लिखते समय, उसकी कलात्मकता को बनाते समय कई बार एक ही जानकारी अनेक बार दोहरा जाती है, रिपीट हो जाती है, जिससे फीचर गलत हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फीचर में दोहराव ना हो। अब आप अपने प्रश्न रख सकते हैं और इस जानकारी को और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी तरफ से फीचर से संबंधित सभी पॉइंट्स पर चर्चा हो चुकी है और यदि आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो हम आज के अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आज का अगला टॉपिक है कार्यालयी पत्र। मित्रों, पिछली कक्षा में हम सब कार्यालयी पत्र के बजाय औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र पढ़ चुके हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं वे ही कार्यालयी पत्र के नाम से जाने जाते हैं। दोनों में फर्क इतना होता है कि कार्यालय के भीतर जो आदान प्रदान होता है पत्रों का, उन्हें हम कार्यालयी पत्र या ऑफिशियल लेटर कहते हैं और ये बिल्कुल फॉर्मल स्टाइल में लिखे जाते हैं। ये औपचारिक तरीके से लिखे जाते हैं। इनका एक फॉर्मेट होता है और एक निश्चित प्रकार की शैली और शब्दावली होती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फॉर्मल शब्दावली यानी औपचारिक पत्र की शब्दावली क्या होती है। तो हम सब जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में मूल रूप से अंतर फॉर्मेट का और शब्दावली का होता है। अनौपचारिक पत्र में आपका, क्योंकि जिसको आप पत्र लिख रहे होते हैं वो आपका इष्ट मित्र होता है, करीबी होता है, तो आप उसमें भावनात्मक लगाव की बात, व्यक्तिगत बात, पर्सनल टच जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह लिखते हैं और इसलिए उसमें थोड़ा विस्तार भी हो जाता है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को संप्रेषित करते हैं किसमें? अनौपचारिक पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में। लेकिन कार्यालयी पत्र में इन सब का पूर्णतः निषेध होता है। इसमें व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देना, भावनात्मक विस्तार देना मना होता है और यह एक निश्चित शब्दावली में संक्षेप में लिखा गया पत्र होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम पहले इस कार्यालयी पत्र के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम इसका एक फॉर्मेट आपको दिखाते हैं। यह एक इसका फॉर्मेट है, अगर आप देख पा रहे हो कि कार्यालयी पत्र में 5-6 प्रकार के हिस्से होते हैं। पहला, पत्रांक। ये पत्रांक क्या होता है? जब भी कोई पत्र लिखा जाता है तो उसकी एक कॉपी उस कार्यालय में रखी जाती है और उस कार्यालय में क्योंकि बहुत सारे पत्र होते हैं और उन दस्तावेजों को सही ढंग से रखने के लिए एक पत्र लेखक जो व्यक्ति होता है, जो अधिकारी होता है, उसका जो सचिव होता है, जो क्लर्क होता है, वह एक पत्रांक डालता है, एक लेटर नंबर डालता है ताकि बाद में जब इस पत्र से संबंधित कोई बात आए तो उसे अच्छे से दोबारा निकाला जा सके रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए। तो इसको जानकारी को, पत्रांक को लिखने के लिए कोई एक निश्चित फॉर्मेट नहीं है। हर कार्यालय अपने तरीके से इस फॉर्मेट को लिखता है ताकि जब भी उस पत्रांक का जिक्र किया जाए तो उसे समझ में आ जाए ये किस अलमारी के किस फाइल में रखी होगी। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण के लिए C/NIOS/20 लिखा है। अब इसका एक मतलब हो सकता है कि शिक्षा से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित और शिक्षा विभाग के एनआईओएस से संबंधित और 20 मतलब 2020 में दिया गया पत्र है और इस आधार पे एक फाइल बनाई गई। उस फाइल में ये पत्र कभी भी मिल सकता है जब भी इसको मांगा जाएगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 5 साल बाद। तो पत्रांक सबसे ऊपर लिखा जाता है। दाहिने हाथ में दिनांक लिखा जाता है। कुछ कार्यालयों में पत्रांक के नीचे भी दिनांक लिखा जाता है। दोनों ही फॉर्मेट सही है और आप उसमें डेट डालते हैं। इसके बाद लिखते हैं सेवा में और उसके नीचे उसका पद नाम लिखते हैं जिसको भेजा जाना है। अब ये पद नाम क्या होता है? पद नाम का मतलब होता है जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं वो किस पोस्ट पर है। मान लीजिए आप अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो लिखा जाएगा सेवा में प्रधानाचार्य, क्योंकि जिस कार्यालय को आप पत्र लिख रहे हैं, कार्यालय है आपका विद्यालय, उसका प्रमुख कौन है? प्रधानाचार्य। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले की कोई समस्या
जैसे कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, मोहल्ले में रात को अंधेरा रहता है, लोगों को डर लगता है। इससे संबंधित एक शिकायत लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस विभाग का काम है। ये नगर निगम विभाग का काम है। तो आप लिखेंगे सेवा में, और आपको पता होना चाहिए कि नगर निगम का हेड कौन होता है। नगर निगम का हेड होता है महापौर, या एक और होता है अधिशासी अधिकारी। दोनों में से किसी एक को आप पत्र लिख करके अपनी शिकायत लिखते हैं। तो आप लिखेंगे सेवा में महापौर या अधिशासी अधिकारी। संस्था का नाम, वह संस्था, वह ऑफिस जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं संस्था का नाम। जैसे पहला उदाहरण मैंने आपको बताया था प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य किस संस्था के प्रमुख हैं? जाहिर सी बात है आपके विद्यालय के। तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से बनेगा सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो लिख देंगे। लेकिन अगर आप महापौर को लिख रहे हैं, तो महापौर कहाँ का होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है। सेवा में महापौर या अधिशासी अधिकारी, आप मान लीजिए दिल्ली नगर निगम में लिख रहे हैं, तो संस्था का नाम क्या हुआ? कहाँ के महापौर हैं वो? नगर निगम दिल्ली से। इस तरह से आप संस्था का नाम लिख सकते हैं, लिखते हैं। मान लीजिए आप जिलाधिकारी डीएम साहब को लिख रहे हैं, तो सेवा में जिलाधिकारी, कहाँ के जिलाधिकारी होते हैं? किस संस्था के? जिले के होते हैं वो, प्रदेश के नहीं होते हैं। तो आप लिखेंगे सेवा में जिलाधिकारी जनपद, जो भी आपके जनपद का नाम है वो लिख देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं आप, तो लिखेंगे सेवा में मुख्यमंत्री। अब जिले का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि प्रदेश का नाम लिखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कहाँ के प्रमुख हैं? एक प्रदेश के प्रमुख हैं। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं विषय पे। विषय आधी लाइन में बहुत संक्षेप में लिखा जाता है कि किस टॉपिक पर, किस समस्या पर आप यह पत्र लिख रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी बातचीत में जो उदाहरण आया, उसमें हम यह लिख सकते हैं कि प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो आपका एक विषय होगा, किस मुद्दे पे लिख रहे हैं, क्या समस्या है जिसलिए आप प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे हैं। मान लीजिए आप प्रधानाचार्य को अपनी कोई समस्या समाधान करने के लिए लिख रहे हैं, और आपकी समस्या है कि आपका शुल्क जमा हुआ था, लेकिन आपको फी डिफॉल्टर में रख दिया गया। तो आप क्या लिखेंगे विषय में? कि शुल्क जमा होने के बावजूद शुल्क ना जमा करने वाले छात्रों के सूची में नाम आने के संबंध में। ये एक लाइन में आपने विषय लिख दिया। दूसरा उदाहरण भी ले लें हम लोग। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से, रात में अंधेरा रहने की वजह से पत्र लिख रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। किसको पत्र लिख रहे हैं? शिकायती पत्र नगर निगम के अधिकारी को, अधिशासी अधिकारी को या महापौर को। तो आप लिखेंगे कि सड़क प्रकाश व्यवस्था के संबंध में। हो गया आपका विषय एक लाइन में। अब इसका चौथा हिस्सा आता है, क्या कैसे शुरू करें? इसे बॉडी कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है वह बॉडी कहलाता है। बॉडी का मतलब क्या हुआ? जिसमें आप प्रमुख रूप से अपनी बात को लिखते हैं। अब इसको शुरू करते हैं, महोदय ऑब्लिक महोदया लिखते हैं। अगर आपको पता है कि आपका अधिकारी श्रीमान जी हैं या श्रीमती जी हैं, जो भी है, महिला है पुरुष है, तो आप उसके अकॉर्डिंग महोदय या महोदया लिख सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है, संभव है कि आप ऐसी जगह पत्र लिख रहे हैं जिसके हेड के बारे में आपको नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आप दोनों लिख सकते हैं, महोदय ऑब्लिक महोदया। अंग्रेजी में इसे सर ऑब्लिक मैडम करके लिखा जा सकता है। अगर पता है तो हम लिख देते हैं सर, पता है कि हमारे प्रिंसिपल एक मैडम है तो लिख देते हैं रिस्पेक्टेड मैडम। लेकिन नहीं पता है तो सर ऑब्लिक मैडम, इसी ही हिंदी में महोदय ऑब्लिक महोदया लिख सकते हैं। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। इसके 3 फॉर्मेट हमने आपको सामने प्रदर्शित कर रहे हैं हम। निर्भर करेगा ये फॉर्मेट आपका मुद्दा क्या है, एग्जाम में क्या टॉपिक दिया गया, उसके आधार पर ये 3 में से एक चीज आपको चुनना है। जैसे पहला, आपने कहा कि एग्जाम में आया कि आपको एक शिकायत का पत्र लिखना है कि आपके मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो आप नगर निगम को के अध्यक्ष को, अधिशासी अधिकारी को लिखते हैं, महोदय महोदया,
इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान मोहल्ला, जो भी आपका मोहल्ला है XYZ में सड़कों पे अंधेरा रहने की समस्या पर या प्रकाश व्यवस्था ना होने की समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। दूसरा वाक्य, रात को अंधेरा होने की वजह से अक्सर आपराधिक तत्व इस मोहल्ले में इकट्ठा होते हैं और पिछले महीने में ही 3 चोरी की घटनाएं या राहजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। ये आपका मुद्दा हो गया। अब इसमें आप निवेदन करते हैं कि आखिर इस समस्या का आप समाधान क्या चाहते हैं। तो ये दूसरा पैराग्राफ में लिखते हैं, अतः महोदय महोदया से सविनय निवेदन है कि अतिशीघ्र हमारे मोहल्ले में, या मोहल्ले का नाम लिख दें XYZ मोहल्ले में, प्रकाश व्यवस्था करने की कृपा करें। ये एक आम आदमी, एक आम नागरिक लिख रहा है नगर निगम को। कल्पना कीजिए कि एक कार्यालय है अधिशासी अधिकारी का, और वो एक इंजीनियर को आदेश दे, अब इंजीनियर को अपने से जूनियर को बोल कहेगा तो वो आदेश हो जाएगा, और उसी मोहल्ले में आपके मोहल्ले में उस प्रकाश व्यवस्था करने के लिए कह रहा है, तो फिर वो निवेदन नहीं करेगा, वो आदेश करेगा। तो ये ऊपर का हिस्सा पूरा सही रहेगा, वैसा ही रहेगा, यहाँ पत्रांक लिखा जाएगा, यहाँ दिनांक लिखा जाएगा, लेकिन सेवा में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि सेवा में हमेशा जूनियर अपने सीनियर को लिखेगा। वह सीधे संस्था प्रमुख या सीधे पद का नाम देगा, संस्था प्रमुख भी नहीं है इंजीनियर, तो सीधे पद का नाम देगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये सब हम याद कैसे करें। याद नहीं करना है, सिर्फ आपको परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है कि कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है। इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है। अगर आपको ये पता है कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि लिखने वाला आम नागरिक है जो किसी संस्था को लिख रहा है, या एक अधिकारी है जो अपने से नीचे के अधिकारी को लिख रहा है, या ऊपर के अधिकारी को लिख रहा है। अगर ये बात स्पष्ट हो जाती है तो फिर कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। जैसा कि मैं अब दूसरे उदाहरण में आपके सामने आता हूं, और अभी मैं इसको व्याख्यायित करके मैं एक उदाहरण आपको पत्र का दूंगा भी, दिखाऊंगा भी, कि मान लीजिए आपने नगर निगम के अधिशासी अधिकारी को जो शिकायती पत्र दिया है, उस पर उसने एक्शन लिया और अपने जूनियर, अपने से नीचे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पत्र लिख रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, वहां पे स्ट्रीट लाइट लगवानी चाहिए। तो वो फिर सेवा में नहीं लिखेगा, क्योंकि वह संस्था प्रमुख तो वो स्वयं है। तो अपने से नीचे वाले को ना सेवा में लिखेगा, ना ये संस्था प्रमुख लिखेगा। क्या लिखेगा? पद नाम, सीधे उनका नाम लिखेगा, अधिशासी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और सीधे ऑफिस का नाम, नगर निगम जो भी जिला है। विषय, विषय क्या लिखेगा? का खा गा मोहल्ले में, जो भी मोहल्ले का नाम है, जहां भी उसे स्ट्रीट लाइट लगवानी है अधिशासी अधिकारी को, उसमें लिखेगा कि, विषय के आगे लिख देगा कि का खा गा मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट या सड़क की प्रकाश व्यवस्था करने के संबंध में। बस, फिर महोदय और महोदया नहीं लिखेगा, क्योंकि महोदय महोदया तभी लिखा जाता है जब अपने से छोटा या एक आम आदमी किसी बड़े पद वाले को लिखता है। सीधे लिखा जाएगा, आदेशित किया जाता है कि, यहां से शुरू, कि आपको आदेश दिया जाता है। क्या आदेश दिया जाता है? आदेशित किया जाता है कि फला मोहल्ले में लाइट की, प्रकाश की, सड़क में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसे अतिशीघ्र किया जाए। अब आप जो ये यहां पे देख रहे हैं ना, व्यवस्था करें और कृपा करें, ये दो क्यों मैंने लिखा है? अगर आप अधिकारी हैं और अपने से जूनियर को लिख रहे हैं तो आप कृपा करें नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? केवल व्यवस्था करें। अतः अतिशीघ्र फला मोहल्ले में प्रकाश व्यवस्था करें। ठीक है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हैं और तो फिर आप निवेदन भी कर सकते हैं। यहां से शुरू कर सकते हैं कि निवेदन है
कि मेरे मोहल्ले में प्रकाश व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये परेशानी आती है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस मोहल्ले में प्रकाश की व्यवस्था करने की कृपा करें। बस यही शुरू और अंत का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि जूनियर सीनियर को लिख रहा है या सीनियर जूनियर को लिख रहा है, और उस आधार पर ये शुरू और अंत का मामला थोड़ा-सा बदल जाता है। बाकी सारी शब्दावली वही रहती है। एक उदाहरण से और मैं इसको समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करूँगा। जिस उदाहरण पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप एक विद्यार्थी हैं और आपका नाम फी डिफ़ॉल्टर्स में फीस न जमा करने वाले विद्यार्थियों में आ गया है, और आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं कि भाई हमने तो फीस जमा करी थी, हमारा नाम फी डिफ़ॉल्टर में क्यों आ गया है, कुछ गलती हो गई, इसको ठीक किया जाए। तो आप कैसे लिखेंगे? वही पहले वाला उदाहरण लिखेंगे, महोदय, महोदया, इस पत्र के माध्यम से मैं अपना नाम, कक्षा का नाम, मैं फला XYZ कक्षा का खा गा आपका ध्यान अपनी फीस से संबंधित शुल्क से संबंधित रिकॉर्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने इस सत्र की सभी शुल्क यथा समय जमा की थी, जिसकी रसीद इस पत्र के साथ मैं संलग्न कर रहा हूं। कृपया मेरा नाम फीस ना जमा करने वाले छात्रों की सूची से हटाने की कृपा करें। आप छोटे हैं और अपने से सीनियर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। आप प्रधानाचार्य आपसे बड़ी हैं, इसलिए कृपा करें शब्द होगा। अगर आप प्रधानाचार्य हैं और आप अपने क्लर्क को कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि कृपया अतः इन बच्चों का नाम उस लिस्ट से हटाएं और उनकी सूचना देने की व्यवस्था करें। आप आदेश दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे आदेशित किया जाता है कि इन बच्चों का नाम फीस ना जमा करने वाले विद्यार्थियों के, या फी डिफॉल्टर को हिंदी में शुल्क चूककर्ता भी कहते हैं, शुल्क चूककर्ता विद्यार्थियों की सूची से तुरंत हटाएं और इसकी सूचना पट में लगाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। इसी प्रकार के 2 फॉर्मेट होते हैं। अब हम नीचे आते हैं, जिसमें हम पत्र लेखक के रूप में अपना परिचय देते हैं कि हम कौन हैं, कौन पत्र लिख रहा है। तो पुनः इसमें अगर आप छात्र हैं तो भवदी लिखेंगे, आप छात्रा हैं तो भवदीया लिखेंगे। इसके बाद अपना हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षा में आप का, खा, गा लिख सकते हैं या केवल हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग करें, परीक्षा में केवल हस्ताक्षर लिखें। फिर अपना नाम लिखा जाता है व्यवहारिक जीवन में। यहाँ पे आपको काखा लिखना है, का खागा लिखना है, या कई बार प्रश्न पत्र में ही लिख दिया जाता है कि आपका नाम फला है, विजय सिंह है ऑब्लिक विजया सिंह है। मान लीजिए ये नाम लिखा है तो आप वो नाम लिख देंगे। पत्र लेखक के रूप में आप हैं पत्र लेखक। अब आता है पदनाम। नीचे आपका पदनाम होता है। अगर आप एक आम नागरिक हैं और नगर निगम से निवेदन कर रहे हैं कि उनको स्ट्रीट लाइट लगा दी जाए, तो आप लिखेंगे निवासी और मोहल्ले का नाम लिख देंगे, यही आपका पद हो गया। आप विद्यार्थी हैं और प्रधानाचार्य को अपना पत्र लिख रहे हैं, तो आप क्या लिख देंगे नीचे, अपना नाम विजय सिंह या विजया सिंह जो भी आपका नाम दिया गया, या का खागा, और पद नाम की जगह लिख देंगे कक्षा फला। अगर आप अधिकारी हैं और अपने से नीचे किसी कर्मचारी को आदेश दे रहे हैं, तो ना तो आपको भवदिया लिखना है ना भवदी लिखना है, बल्कि आपको लिखना है आज्ञा से, और नीचे अपना हस्ताक्षर करना है यहाँ पर, और फिर नीचे तो भवदिया की जगह क्या लिखेंगे, आज्ञा से, और सीधे अपना नाम लिख देंगे और पद नाम लिख देंगे। जिलाधिकारी, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियंता। लेकिन कार्यालय का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कार्यालय का नाम ऊपर आप यहाँ पर लिख चुके हैं, और इस प्रकार यह आपका पत्र समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में अगर आपको कुछ और सूचना चाहिए, कोई और शंकाएं हैं, तो आप पूछ सकते हैं उचित माध्यम से, और मैं अब 10 मिनट का इसके लिए आपको ब्रेक दूंगा, और फिर 10 मिनट बाद हम पुनः मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि अभी तक आपको ये पूरा दोनों टॉपिक्स मोटे रूप से समझ में आ गए होंगे, और अब 10 मिनट बाद आप पुनः हम इनकी और बारीकियों पर
चर्चा करेंगे। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम नमस्कार विद्यार्थियों, आज के कक्षा के दूसरे सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं पुनः। पिछले सेशन में, पिछले 1 घंटे में हम सब ने 2 पॉइंट्स पर विस्तार से चर्चा की। पहला फीचर लेखन और दूसरा पत्र लेखन। पत्र लेखन के सैद्धांतिक मुद्दों पर तो बात हो चुकी है, कैसे कैसे करना है उस पर हो चुकी है, फिर भी एक बार थोड़ा सा दोहराएंगे हम और फिर उसकी बारीक बातों पर हम चर्चा करेंगे। पत्र लेखन में हम लोग चर्चा कर रहे थे औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया कि औपचारिक पत्र में 3 तरह के औपचारिक पत्र हो सकते हैं या 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके अनुसार शब्दावली में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। पहला, आप एक आम नागरिक हैं, आप माने पत्र लेखक। पत्र लेखक एक आम नागरिक है और वो किसी अधिकारी को पत्र लिख रहा है।
जैसा कि हमने उदाहरण लिया था कि आप एक मोहल्ले के निवासी हो सकते हैं जो कि नगर निगम को या पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख रहा हो। दूसरा, आप एक या दूसरा इस तरह की एक स्थिति हो सकती है कि आप एक विद्यार्थी हैं और अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, यानी आप एक आम व्यक्ति हैं और एक पद में प्रतिष्ठित व्यक्ति को लिख रहे हैं। दूसरी स्थिति, आप एक उच्च अधिकारी हैं और दूसरे अपने से निम्न अधिकारी को, निम्न कर्मचारी को किसी कार्य के लिए आदेश दे रहे हैं। और तीसरी स्थिति इसका विलोम हो सकता है कि आप एक छोटे पद पर हैं, निम्न अधिकारी हैं और आप अपने से उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हमेशा अपने से नीचे वाले को ही पत्र लिखेगा या अपने से ऊपर वाले को ही पत्र लिखेगा। तो ये तय करने होता है कि पत्र लेखक या आप परीक्षा में अपने से ऊपर वाले को लिख रहे हैं या अपने से नीचे वाले के पद को लिख रहे हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया गया हो। हर जगह प्रधानाचार्य सेवा में नहीं हो सकता। मान लीजिए प्रधानाचार्य, आपके स्कूल का प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य अपने से ऊपर के अधिकारी को, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को, निदेशक को लिख रहे हो पत्र, तो फिर वही शब्दावली बनेगी जो कि निम्न नीचे का अधिकारी उच्च अधिकारी को लिखता है, अर्थात सेवा में आएगा। अंत में भवदी और भवदिया आएगा। तो ये तीन बातें हम लोगों ने दोहरा ली। अब हम आते हैं एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। तो पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आप एक आम नागरिक हैं और पत्र लिख रहे हैं किसी पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति को। तो मान लीजिए आपके सामने प्रश्न पत्र पर यह प्रश्न आता है कि आपके चाचा जी गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे और उस अस्पताल में उनका बहुत अच्छा इलाज हुआ, उनकी देखरेख हुई और आप उस अस्पताल के कार्यों से खुश थे और इसलिए आप उस अस्पताल को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अस्पताल का संस्था प्रमुख कौन होता है। चिकित्सा अधीक्षक होता है। हालांकि ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से लिख दिया है कि चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखना है। कौन पत्र लिख रहा है? आप कौन है? आप एक आम नागरिक हैं जो अस्पताल के कार्यों से प्रसन्न हैं और उसके कारण आप उन्हें पत्र लिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इस पत्र का फॉर्मेट क्या होगा। तो वापस आते हैं, हम अपने उस फॉर्मेट को देखेंगे जो फॉर्मेट अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे। सबसे ऊपर क्या? पत्रांक। इस उदाहरण में यह पत्रांक आवश्यक नहीं है क्योंकि एक आप आम व्यक्ति हैं, आपका कोई कार्यालय नहीं है। आप एक पत्रांक लिखना चाहें, अगर आपका अपना कार्यालय है, भाई जो अस्पताल में इलाज कराता है वह कार्यालय का अधिकारी भी हो सकता है, तो उस कार्यालय से भी पत्र जा सकता है। अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर पत्र लिख रहे हैं, ये कार्यालयी पत्र नहीं है, तो आप पत्रांक वाला कॉलम छोड़ सकते हैं इस प्रश्न में, तो आप इसको छोड़ ही दीजिए। और जहां पर ये दिनांक लिखा है, जहां पर ये पत्रांक लिखा है, वहां पर आप दिनांक लिख दीजिए। ठीक है। फिर सेवा में संस्था प्रमुख। अब क्या अस्पताल का संस्था प्रमुख महापौर तो हो नहीं सकता, प्रधानाचार्य तो हो नहीं सकता, कौन हो सकता है? चिकित्सा अधीक्षक। यह शब्द आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा, तो इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नाम दिया हो प्राप्तकर्ता का नाम, वह आप लिख दीजिए चिकित्सा अधीक्षक। संस्था का नाम क्या? जो वह अस्पताल है। विषय क्या? कि सुंदर अच्छी चिकित्सा व्यवस्था या अच्छे इलाज प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। ठीक है। आइए हम इसका सॉल्व देखते हैं, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ये इस प्रश्न का सॉल्व है। जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देते हैं। प्रश्न फिर से ध्यान दीजिए। आपके चाचा जी किसी गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे। उस अस्पताल में उत्तम चिकित्सा एवं देखरेख के कारण स्वस्थ हो गए। ये आपका बॉडी है, मैटर है, मामला है, जिस मामले में आपको पत्र लिखना है। विषय में इसका एक शॉर्ट फॉर्म आएगा। किसको लिखना है? चिकित्सा अधीक्षक को। लिखने वाला कौन है? आप कौन है? आप एक आम नागरिक है।
ये 3 बातें आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न देख करके समझनी है। वापस हम आते हैं इसके उत्तर पर। सबसे पहले पत्र जिसको लिखा जा रहा है उस संस्था के प्रमुख का पद नाम, व्यक्ति का नाम नहीं। उसका नाम अगर श्री राम प्रकाश है तो राम प्रकाश नहीं, वो क्या है वहां पर, चिकित्सा अधीक्षक हैं। तो आप लिखेंगे सेवा में, अगली लाइन में चिकित्सा अधीक्षक, कॉमा, उसकी अगली लाइन में अब सरकारी अस्पताल है तो जिला का नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और प्राइवेट है तो उस चिकित्सा का नाम जो भी नाम है। तो काखागा जिला चिकित्सालय, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसका नाम होता है जिला चिकित्सालय, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है। तो काखागा जिला से आप बोल रहे हैं तो काखागा जिला चिकित्सालय, काखागा नगर। ठीक है। अगर प्रश्न पत्र में नाम दिया है अस्पताल का तो काखागा जिला चिकित्सालय की जगह आप उस अस्पताल का नाम लिख देंगे कि LNJP अस्पताल, जसलोक चिकित्सालय, दिल्ली। ठीक है। अब हम आते हैं विषय पर। मैंने आपको बताया था कि विषय आपको प्रश्न पत्र में दिया होगा विस्तार से, 2 से 3 पंक्तियों में। आपको आधी पंक्तियों में उसका विषय लिखना है। विषय बहुत संक्षिप्त में लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे उत्तम चिकित्सीय इलाज एवं व्यवस्था पर आभार व्यक्त करने हेतु। बस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तम चिकित्सा प्रबंधन एवं इलाज के लिए धन्यवाद ज्ञापन। ये भी एक विषय हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। आप एक बड़े पद पे बैठे व्यक्ति को लिख रहे हैं और स्वयं आप एक आम नागरिक है जिसने अच्छा इलाज पाया अपने चाचा जी के लिए, इसलिए महोदय या महोदया लिखेंगे। तो लिखेंगे महोदय ऑब्लिक महोदया। अब आपको याद होगा मैंने सविनय निवेदन है कि ऐसा शुरू करने का एक ऑप्शन दिया था, दूसरा ऑप्शन दिया था आपको आदेशित किया जाता है कि, और तीसरा ऑप्शन दिया था इस पत्र के माध्यम से। यहां पर ये तीसरा वाला ऑप्शन आप चुनेंगे क्योंकि आप इस पत्र के माध्यम से एक पद में प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी व्यवस्था, उसके सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आपने क्या लिखा, इस पत्र के माध्यम से। ये तो फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था। आगे का मैटर आपको प्रश्न पत्र से निकालना है। मैं आपके चिकित्सालय के उत्तम इलाज एवं कुशल चिकित्सीय प्रबंधन के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। गत सप्ताह मेरे चाचा जी पक्षाघात से पीड़ित होकर आपके यहाँ दाखिल हुए थे। अब ये सब आपको प्रश्न पत्र में नहीं दिया जाएगा, ये आपकी कल्पना पे आएगा। प्रश्न पत्र में दिया जाएगा ये मामला था, तो थोड़ा सा आपको आपके कल्पना से भी कुछ लिखना है। तो आपने अपने तरीके से एक बीमारी का नाम ले लिया, पक्षाघात। आपको पक्षाघात नहीं पता है, लकवा मारने को कहते हैं। आपको जो बीमारी याद आए, हिंदी में याद आए हिंदी में, अंग्रेजी में याद आए आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। डायबिटीज से पीड़ित होकर के, हार्ट अटैक से पीड़ित होकर के, या इसकी हिंदी आपको आती है तो ठीक है, या आप रोड एक्सीडेंट से के कारण आपके पैर की हड्डी टूट गई थी जिसके कारण आपका परिवार का कोई व्यक्ति पीड़ित है। जो भी आपको उस समय ध्यान में आए आपने उसका मैटर लिख दिया। कहने का आशय ये कि कुछ चीज इसमें कल्पना से जोड़नी होती है। तो आपने कल्पना से जोड़ करके लिखा, गत सप्ताह पिछले हफ्ते मेरे चाचा जी पक्षाघात से पीड़ित होकर आपके यहाँ दाखिल हुए थे। आपके चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों ने बहुत तत्परता, निष्ठा और सेवा भाव से उनकी चिकित्सा की। आप क्योंकि धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, किसी का थैंक्स कर रहे हैं, तो आप उसकी बड़ाई भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ज्यादा इसमें पंक्तियां नहीं देना है क्योंकि अनावश्यक भावनाओं का विस्तार औपचारिक पत्रों में नहीं होता है। फिर भी 1-2 पंक्तियों में आप बात कह सकते हैं। तो बहुत चिकित्सा की जिससे उनको बहुत जल्दी लाभ हुआ। आशातीत स्वास्थ्य लाभ हुआ मतलब जल्दी लाभ हुआ, आशा से ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा लाभ हुआ, जल्दी से लाभ हुआ, और आपके चिकित्सालय का कार्य प्रशंसनीय है। दूसरा पैराग्राफ, अतः हम आप सभी सबके आभारी है। आशा है जब हम पुनर्परीक्षण हेतु आएंगे तब वैसी ही चिकित्सा सुविधा मिलेगी। तो दूसरे पैराग्राफ में आपने अपनी बात बहुत शॉर्ट में बता दी कि हम बहुत आभारी हैं, धन्यवाद सहित। अब यहाँ पे आपका अपना परिचय। तो पहला परिचय क्या है कि आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं, थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं। इसको हिंदी में भवधी या भवदिया कहते हैं। अगर आप छात्रा हैं तो भवदिया लिखेंगे, अगर आप छात्र हैं तो भवदी लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे क्योंकि आप अपने बारे में कंफर्म हैं कि आप भवदी हैं या भवदिया हैं। आप यहाँ पर कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि महोदय हैं चिकित्सा अधीक्षक या महोदया हैं, सर हैं या मैडम है, लेकिन यहाँ पर तो आप कंफर्म है ना
कि आप भवधी हैं या भवदिया हैं, आप छात्र हैं या छात्रा हैं। ठीक है, तो दो में से एक लिखना है जो भी आपके ऊपर लागू होता हो। फिर अगर प्रश्न पत्र में नाम दिया है तो वो नाम लिख दें, प्रश्न पत्र में नाम नहीं दिया है तो आप का खा गा लिखें। और पत्र लेखक का पद नाम यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि आप एक आम व्यक्ति हैं तो आपका पद नाम क्या है, आप एक आम नागरिक हैं। आप अपना पता लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या हम इस पते में रहने वाले व्यक्ति हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। अब मैं इसी पत्र को एक दूसरे तरीके से लिखने की बताने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए यही चिकित्सा अधीक्षक महोदय अपने जूनियर को, किसी डॉक्टर को कोई आदेश दे रहे हो, तो क्या वो सेवा में लिखेंगे? नहीं, पहले भी मैंने बताया, सीधे यहाँ पे पत्रांक लिखेंगे। वापस हम पुराने उसमें आते हैं, क्योंकि उनका एक कार्यालय है, टाइप होता है, तो उनका सचिव जो होता है, उनका जो क्लर्क होता है, वो एक पत्र टाइप करेगा, उसका पत्रांक डालेगा और उसके हिसाब से उसको फाइल में डालेगा। तो ये पत्रांक का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है। मैंने लिख दिया शिक्षा NIOS/20, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पत्रांक डालेगा, यहाँ पर दिनांक डालेगा, और यह ध्यान रखें कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय अपने से नीचे काम करने वाले जूनियर को, डॉक्टर को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए सेवा में नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीधे डॉक्टर का पद नाम लिखेंगे। चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, डॉक्टर का पद पोस्ट होता है चिकित्सा अधिकारी। सीधे लिखेंगे चिकित्सा अधिकारी, अस्पताल का नाम, विषय क्या हो सकता है। एक चिकित्सा अधिकारी, वैसे तो विषय आपको उसमें दिया होगा प्रश्न पत्र पे, तो आप लिख देंगे विषय में कि डॉक्टर को एक चिकित्सा अधीक्षक आदेश दे रहा है कि आप कल शाम की आकस्मिक ड्यूटी पे इतने बजे उपस्थित हो। आकस्मिक ड्यूटी मतलब इमरजेंसी में, कि अचानक डॉक्टरों की कमी हो गई है और इमरजेंसी में बढ़ गई, तो आपने एक डॉक्टर को कहा कि कल शाम को आपको ड्यूटी लगाई जाती है। इससे संबंधित आपने एक पत्र डाला कि 5-6 डॉक्टरों की आकस्मिक ड्यूटी लगाई गई। तो आपने विषय में लिखा कि आकस्मिक कार्य हेतु ड्यूटी ज्वाइन करें, रिपोर्ट करें। तो आपने विषय में लिख देना है आकस्मिक कार्य हेतु, तुरंत तारीख लिख दे आकस्मिक कार्य हेतु। अब नीचे आइए बॉडी पे, तो आप ध्यान दीजिए महोदय और महोदया आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सीनियर हैं, अपने से जूनियर को लिख रहे हैं। आप निवेदन है कि भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सीनियर अपने से जूनियर से निवेदन नहीं करता है। आप क्या लिखेंगे? आदेशित किया जाता है कि, आप सीधे आदेश दे रहे हैं ना कि कल शाम को इमरजेंसी ड्यूटी में ये 5 डॉक्टर तुरंत रिपोर्ट करें, तो आप सीधे लिखेंगे आदेशित किया जाता है कि, और मैटर लिख दें। मैटर आपको प्रश्न पत्र में दिया जाएगा कि अस्पताल में अचानक महामारी के कारण मरीजों की संख्या बढ़ जाने की वजह से फला 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 डॉक्टर की या आप सभी चिकित्सकों की ड्यूटी कल शाम से लगाई जा रही है। पहला पैराग्राफ। अंतिम पैराग्राफ, अतः आप सब इतने बजे मेरे कार्यालय में, या जो भी आप स्थान निर्धारित करें, अपने अपने ड्यूटी स्थान पर 6 बजे शाम को रिपोर्ट करें। कृपा करें नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप अधिकारी हैं, आप आदेश दे रहे हैं। कृपा करें नहीं लिखेंगे। धन्यवाद। अगर आप अधीक्षक हैं और किसी इंजीनियर को या जूनियर मैनेजर को कोई आदेश दे रहे हैं कि ये सारा काम, ये सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए, तो आप लिखेंगे ऐसी करने की, ये सारा काम करने की व्यवस्था करें। जो भी हो, कि स्पेशल इमरजेंसी खोलने की व्यवस्था करें, या इमरजेंसी में या ऑपरेशन थिएटर में ये सामान अगले महीने तक लाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। आगे आते हैं पुनः। अब क्योंकि आप भवदी और भवदिया नहीं है, आप आदेश दे रहे हैं, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? आज्ञा से, और सीधे अपना साइन करेंगे। परीक्षा में आप काखा लिखेंगे। अगर आप में नाम लिखा है, परीक्षा में नाम दिया गया है कि आप फला हैं, जैसे विजय सिंह या विजया सिंह हमने उदाहरण के लिए दिया, तो आप अपना हस्ताक्षर करेंगे विजया करके या विजय करके, नीचे अच्छे से अपना नाम लिखेंगे विजय सिंह या विजया सिंह, और इसके बाद आप अपना पद नाम केवल लिखेंगे। पद नाम मतलब यहाँ पर इस उदाहरण में चिकित्सा अधीक्षक, लेकिन उसके नीचे आप यह नहीं लिखेंगे फला अस्पताल, ये आप पहले ही ऊपर यहाँ पर
लिख चुके हैं, का खागा चिकित्सालय या जो भी प्रश्न पत्र में अस्पताल का नाम दिया गया है। इस प्रकार से आपने एक ही फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके अलग अलग प्रकार के पत्र आप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगले 2-3 मिनट में आपको परीक्षा में आने वाले कुछ अलग अलग प्रकार के पत्रों के बारे में बताऊंगा, जिनका मूल फॉर्मेट मोटा तरह से ऐसे ही लिखा जाता है, थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो कार्यालयीय पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये जरूर आता है आपकी परीक्षा में, और उसी हिसाब से 2-3 उदाहरण दिए जाते हैं। एक उदाहरण तो ये प्रश्न पत्र में ये आ सकता है कि पहले से लिखा हो आप फला हैं और आपको इनको इस मुद्दे पे पत्र लिखना है। अथवा में हो सकता है आपको कुछ खास तरह के पत्र लिखने को आ जाए, जिसे हम अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक मीन्स क्या होता है? रिमाइंडर्स। जब कोई काम पहले कहा जाए वो समय पे ना हो तो कोई अधिकारी दोबारा एक पत्र लिखता है जो कि पिछले वाले पत्र से थोड़ा संक्षेप में होता है और ऊपर उसकी हेडिंग डाल देता है रिमाइंडर। हिंदी में इसे अनुस्मारक कहते हैं। हिंदी में पत्र लिखा है तो ऊपर हेडिंग डलेगी अनुस्मारक और नीचे पत्र लिखा जाएगा, और अगर अंग्रेजी में है तो रिमाइंडर लिखा जाएगा। तो आपको एक कभी कभी एग्जाम में अनुस्मारक लिखने को आता है। मोटे रूप से वह भी एक प्रकार का औपचारिक पत्र होता है, बस अंतर यह होता है कि वहां पर ये नहीं लिखना होता है, सीधे लिखना होता है अनुस्मारक। ठीक है। इसके बाद आप अपना मैटर लिखते हैं कि पिछला पत्र आपको दिया गया है, और मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर आपको इसकी जरूरत तब पड़ती है सही जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी और परीक्षा में भी लिखने के लिए, कि आपको अनुस्मारक लिखते ही नीचे देना पड़ता है रेफरेंस कि फला पत्रांक इसका संदर्भ लेते हुए आपको यह काम कहा गया था परंतु अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए यह आपको पुनः स्मरण कराया जाता है कि इस तारीख तक इस कार्य को समाप्त करें। यह अनुस्मारक हो गया, रिमाइंडर हो गया। एक और पत्र कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं परिपत्र, अंग्रेजी में इसे सर्कुलर कहते हैं। अगर आप सभी विद्यार्थी गण जाते हैं नियमित रूप से विद्यालय में तो आपको बहुत सारे सर्कुलर पढ़ने को मिलते होंगे। आजकल ईमेल के माध्यम से भी बहुत सारे सर्कुलर आते हैं। सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहते हैं। एक ऐसा पत्र जो कई सारे लोगों को बांटा जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, उसे सर्कुलर या परिपत्र कहते हैं, जिसमें कोई आदेश, कोई सूचना दी जाती है। उसका फॉर्मेट भी बिल्कुल सरल है। वह भी एक औपचारिक पत्र होता है। यहां पर आप सबसे ऊपर हेड ये सब नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं हेडिंग परिपत्र, और नीचे आप विषय लिख भी सकते हैं या बिना विषय लिखे सीधे मुद्दे पर आइए कि आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा में भी परिचय पत्र, अपना परिचय पत्र पहन करके आना अनिवार्य है। विराम किसने लिखा, ये सूचना कौन देगा? आज्ञा। यही बहुदिया की जगह यहाँ पर मैंने आज्ञा से बताया था। परिपत्र हमेशा कोई अधिकारी जारी करता है, इसलिए आज्ञा से प्रधानाचार्य का सिग्नेचर, नीचे प्रधानाचार्य, खत्म। इतने में सर्कुलर खत्म हो जाता है। तो सर्कुलर छोटे होते हैं, परिपत्र भी छोटे होते हैं, सर्कुलर अंग्रेजी में कहते हैं इसे, और अनुस्मारक या रिमाइंडर्स भी छोटे होते हैं और उनको लिखना आसान होता है। अगर वो आते हैं तो जरूर उनको आप हल करिए, क्योंकि वो कम समय लेते हैं तो आपका समय बचता है। और अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो इस तरह का कोई पत्र आ जाएगा जिसमें 3 प्रकार होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले की। आप एक आम नागरिक या एक आम विद्यार्थी होते हैं जो कि किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे होते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि आप एक सीनियर अधिकारी होते हैं जो कि अपने से नीचे अधिकारी को पत्र लिख रहे होते हैं। दरअसल वह पत्र एक आदेश होता है, उसमें यह आदेश का भाव होता है, उसमें निवेदन है कि कृपा करें जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रयोग करते हैं, आदेशित किया जाता है कि यथासंभव अतिशीघ्र या दिनांक फला तक या 4 दिन के भीतर यह कार्य करना सुनिश्चित करें। कृपा करें की जगह सुनिश्चित करें शब्द का प्रयोग होता है। व्यवस्था करें, अवश्य व्यवस्था करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बाकी बीच वाला मैटर वैसा ही रहेगा। तीसरी स्थिति मैंने क्या बताई थी कि आप एक जूनियर अधिकारी हैं और अपने से सीनियर को पत्र लिख रहे हैं। जैसे कोई प्रिंसिपल जूनियर होता है, प्रिंसिपल अपने से सीनियर यानी एजुकेशन डायरेक्टर को पत्र लिख सकता है। एक
डीएम अपने मंत्री को पत्र लिख सकता है, उस समय पे वो जूनियर होता है, तो वह तब क्या करेगा, तब लिखेगा सेवा में, मान लीजिए डीएम है तो लिखेगा से, और मंत्री महोदय को पत्र लिख रहा है तो सेवा में मंत्री महोदय। अब मंत्री किस चीज के हेड होते हैं, संस्था प्रमुख किस संस्था, मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय या जो भी उसका मंत्रालय है उसको पत्र लिखेगा, मंत्रालय का नाम लिखेगा, संस्था के नाम की जगह मंत्रालय का नाम लिखेगा और फिर विषय लिखेगा, इसी प्रकार महोदय और महोदया लिखेगा और अंत में डीएम साहब खुद को भौदी या भौदिया लिखेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे और फिर पद नाम अर्थात डीएम लिख देंगे। लेकिन डीएम अपने से नीचे को लिख रहे हैं तो भौदिया की जगह आज्ञा से लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, नाम टाइप होगा उनका, या परीक्षा में आप खुद अपना नाम लिखेंगे या काखागा लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिख लेंगे जिलाधिकारी। डीएम को हिंदी में जिलाधिकारी कहते हैं। इस तरह से केवल थोड़े थोड़े अंतर से अनेक प्रकार के पत्र शामिल किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस कक्षा में बहुत संक्षेप में परीक्षा में आने वाले इस प्रकार के पत्रों को सीखा और अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप आगामी परीक्षा में इससे संबंधित कम से कम 10 से 12 अंक के ये प्रश्न हैं, 5-5 अंक के पत्र और फीचर, इसके अतिरिक्त कई बार फीचर से संबंधित 1 या 2 अंक के प्रश्न समाचार माध्यम वाले खंड में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आगे फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।